उसका प्रेजेंटेशन बहुत भ्रमित करता है। और इसमें मिडिल क्लास के भी कुछ लोग भ्रमित होते हैं, नए नए युवा भी भ्रमित होते हैं। इन्होंने गेट्स नहीं खोले सरदार सरोवर के, तो तुम्हारा जन्मदिन हमारा मरण दिन। हजारों घर डूब गए और हजारों खेत, दुकान की एक माचिस भी नहीं निकाली, पूरे दुकान बह गया, पूरे कैटल बह गए। सरदार सरोवर डैम की वजह से कितने गांव डूब गए? टोटल 244 गांव और एक नगर, 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां। ऐसा एक मिडिलमैन का एक गिरोह खड़ा हो गया इस क्षेत्र में, दलाल, अधिकारी और दलाल। दे क्लेम कि दे आर गोइंग टू कंट्रोल फ्लड्स, एग्जैक्टली अपोजिट हो। यहाँ भी इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ केस लड़ी, मैंने खुद प्लीड की, हाथ में स्टे ऑर्डर्स है, पर चलता है कि हम पर हम अटैक करते हैं। तो उस किसान ने कहा कि मैं ये कुएं में जहर डाल दूंगा, कल ये सभी लोग यही मर जाएंगे। आज नर्मदा में समुंदर 60 किलोमीटर अंदर आया, पूरा सैलिनाइज हो गया है नीचे का पानी गुजरात। वहाँ के तीर्थ भंगार हो गए। कच्छ को पानी जो लेके गए, वहाँ 1.6% पट्टी में जो इरिगेशन मिलना था वो भी नहीं मिला। कंपनियों को 25 रुपए में 1000 लीटर इस रेट पर देते हैं और हम लोग 20 रुपए में 1 लीटर पानी देते हैं। हम पॉप को लेके इसी यात्रा में निकले हैं। तो आप एक युवा गांधी बन गए। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। आसमान रो रहा है, धरती पर आघात ढो रहा है। आसमान रो रहा है, धरती पर आघात ढो रहा है। जलजीव बन गए हैं मानव, शेरों को विस्थापित कर रहे हैं दानव। कौन नापता है डूब की गहराई, कौन नापता है डूब की गहराई, क्यों झांकेंगे वह देखने बर्बादी। चूल्हे बूझ गए हैं तो भूखे चिल्ला रहे हैं, किसे समय है जो गल्ला जमा रहे हैं। कितने केसेस से आप जुड़ी हुई हो? हम केवल कोर्ट केसेस या लीगल एक्शन से नहीं चलते, ना वो तो पता है। लीगल एंड मास दोनों चलते। हाँ। और अगर लोग मास मोबिलाइज्ड एंड मास ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे तो कोर्ट में जाना तो बहुत खतरनाक है। इसलिए हम सरदार सरोवर के मुद्दे पर भी 1994 तक कोर्ट में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में। छोटी मोटी केसेस लोअर कोर्ट में थी, हमारे सब प्रो बोनो एडवोकेट्स थे। कोर्ट ने अगर आपके खिलाफ फैसला दिया, जजमेंट दिया, तो दैट विल बूमरैंग। सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये वो बोलते रहे कि आप क्यों नहीं कोर्ट में जाते, आप क्यों नहीं कोर्ट में जाते। पर जब हमारा पूरा तीनों राज्यों का बड़ा संगठन तैयार हुआ, फिर हम कोर्ट में गए। तो 6 साल चला, 4 साल बांध रोका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और 2000 में जब फैसला आया तो ईच बीच का फैसला आया कि पुनर्वास पूरा होना चाहिए, पर्यावरण का काम पूरा होना चाहिए, तभी बांध एक एक फेज में आगे बढ़ सकता है। पर दैट वाज आल्सो रॉन्ग। फिर भी उस जजमेंट के आधार पर भी हमने फिर से 2 साल में फिर से केसेस लगाई और इसीलिए हम आगे बढ़ते ही गए। पर ऐसा होता है। पर जब ऐसा आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में मैं ही रो पड़ी थी, ये जजमेंट ऐसा आया तो। लेकिन जब हम यहाँ आए तो गायत्री मंदिर में हमारी सब महिलाएं और सब एकत्रित हुए थे और जैसे हम आए उन्होंने तालियां बजा के बहुत स्वागत किया। मैंने कहा अरे बाप रे, इनको जजमेंट मालूम पड़ा है फिर भी ऐसा कैसे हुआ। तो सभी ने कहा कि उन्होंने मंजूरी दी पर हमने नहीं दी है ना तो हम तो नहीं आगे जाने देंगे। तो दैट वाज इन 2000 एंड 2017 तक डैम आगे नहीं पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। पर उन्होंने काम थोड़ा थोड़ा करके आगे, हाँ, एक एक फेज में आगे गए। हमने हर एक फेज में सवाल खड़े किए और खास डूब आई वो 2019 में, निमाड़ के जो हजारों घर डूब गए और हजारों खेत डूब गए। और पहाड़ पट्टी में तो 1993 से चालू हुआ। मणिबेली 93 में 13 घर डूब गए। तो लोगों ने दुकान की एक माचिस भी नहीं निकाली, पूरे दुकान बह गया, पूरे कैटल बह गए, पूरे
ऐसा संघर्ष किया। और फिर एक समाज के आदिवासी जो भील थे, तड़वी थे, जो गुजरात के माने जाते थे, संस्कृताइज्ड आदिवासी के, वो कभी रोटी बेटी नहीं खाते थे, पर उनको जगह दे दी हमारे भीलों ने ऊपर के फलिया में। फिर दूसरे साल ऊपर का फलिया भी डूब गया। ऐसे एक एक करके 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 संघर्ष करते करते लोगों को पुनर्वास मिला है। सरदार सरोवर इस डैम की वजह से, नर्मदा डैम जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से कितने गांव डूब गए? टोटल 244 गांव और एक नगर, ये 3 राज्यों का डूब क्षेत्र है। उसमें से 192 गांव मध्य प्रदेश के हैं और एक नगर है धर्मपुरी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के 33 गांव है, 33, और गुजरात के 19 गांव। हर गांव पूरा नहीं डूबा है, कुछ गांव में बिल्कुल थोड़े से घर रहे, तो दे आर बिकमिंग सोशली नॉन वायबल कम्युनिटी, तो उनको भी पुनर्वास करवाने के लिए हमने मंजूर करवाया है, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कितने लोगों की जाने गई है? जान तो वैसे संघर्ष तो हमारा पूरा हिंसक चला, हम तो गांधी जी को मानते थे, लेकिन जो एक बार गोलीबार हुआ, जब हम लोग अर्थक्वेक हुआ था महाराष्ट्र में, तो हम लोग दिवाली में वहीं काम करने गए, हमारी टीम पूरी एक्टिविस्ट, और वापस आते आते हमको खबर मिली कि यहाँ सर्वे करने के लिए पूरी पुलिस लेकर कलेक्टर जा रहे हैं। तो हम बीच में रुके कलेक्टर के ऑफिस में, उनको हमने वार्निंग दे दी वगैरह, और फिर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को सीधा भेजा, और मैं यहाँ आकर यहाँ से गई। जाते जाते गोलीबार हो गया था और एक रहमल हमारा मर गया, 1-2 थोड़े वुंडेड हो गए, और उनके माता पिता ने कहा हम जमीन नहीं देंगे। फिर पूरा पुनर्वास मिल गया, जमीन मिल गई, ये हुआ। और यहाँ जो पिछले साल जो डूब आई 2023 में, तो सरकार का जो खेल था, लेवल्स, बैक वाटर लेवल्स इन्होंने रिव्यू कर दिए, जो सेंट्रल वाटर कमीशन के थे वो बदल गए। इट वाज ऑल इलीगल प्रोसेस, एंड उसके आधार पर इन्होंने हर गांव की लेवल 3-4 मीटर से कम कर दी। तो उसके बीच में जो परिवार थे, वो 15,946 परिवारों को इन्होंने डूब के बाहर घोषित किया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब पैरामीटर चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने अपना, बिल्कुल। तो उसके नीचे लोग आए। और मुझे जितना पता है, गवर्नमेंट सिर्फ इस मामले में नहीं, मतलब फूड के मामले में भी, कि पहले अगर इसमें 40% ये होना चाहिए था, अभी वो 20% में भी ओके है। तो हर चीज में गवर्नमेंट अपना पूरा पैरामीटर सिस्टम बदल रही है। कोई पैशन नहीं, कोई कंपैशन नहीं है अबाउट दिस वल्गर इनिक्विटी जो देश में आज है। और डेवलपमेंट के नाम पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्ट्रक्शन है, और डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है। तो विस्थापन, विनाश और विषमता, तीनों असर है विकास के नाम पर जो हो रहा है उसका। अब इतने बड़े बड़े बांध बांधेंगे आप, इतना जंगल डुबाते हैं। यहाँ 13,385 हेक्टेयर जंगल डूब गए, ऊपर के बांध में 40,000 हेक्टेयर, और एक एक बांध में अभी 2,000-3,000 हेक्टेयर। तो पूरा विरोध कर रहे हैं आदिवासी। अभी पिछले 15 दिन में 2-3 बांधों पर टीम्स गई ऑफिसर्स की, लोगों ने कहा हम नहीं चाहते यहाँ बांध। और पेसा कानून है, तो आदिवासी ग्राम सभा के कंसेंट के बिना आप उनके लैंड पर, उनके जमीन पर, उनके पहाड़ पर, उनके जंगल में कुछ नहीं कर सकते। हाँ। पर उसका भी इम्प्लीमेंटेशन, अमल कहाँ होता है, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। मैं तो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी, तो हम 12 कमिश्नर्स का यूनानिमस रिपोर्ट आ गया उनके बारे में। Everyone agreed कि big dams is not the first alternative, it should be the last alternative। अभी देखो ना, अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर हमने दामोदर वैली से प्रोजेक्ट चालू किया। वहाँ जो कपिल भट्टाचार्य थे, चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ, तो उन्होंने तो विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए। आज भी दामोदर वैली योजना पूरी नहीं हुई, पूरे आधे अधूरे छोड़ी है, कैनॉल्स भी आधे अधूरे हैं। मैं तो पूरे झारखंड से पूरी घूम के देखा है, पूरा संघर्ष हुआ है हमारा। आज अमेरिका ने 1951 डैम्स डीकमीशन कर दिए, सब तोड़े नहीं पर बहुत से तोड़े हैं। रिवर्स को फ्री फ्लो करना चाहिए,
हमारी गीत है उसमें, हमारी प्रार्थना है। और यूरोप के सभी देशों ने 4000 से ज़्यादा बड़े डैम किए। तो डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट विथ लैंड एंड फॉरेस्ट एंड हिल्स एंड माउंटेन्स, यही एक रास्ता है। तो ये हमारे भारत ने भी, चाइना के नीचे सबसे ज़्यादा बांध भारत में। समहाउ आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट तो हर चीज पे अपना अथॉरिटी और कब्जा रखने का सोच रखती है, तो पानी को भी नहीं छोड़ा? एवरी नेचुरल रिसोर्स, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, हिल्स, माउंटेन्स, ये अभी कमोडिटीज के रूप में देखे जाते हैं। तो दिस इज कमोडिफिकेशन विच इज बेनिफिटिंग कॉर्पोरेटाइजेशन। तो जो भी पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जिनका के जीवन का आधार है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, उनका सब कुछ छीन लेते हैं। और अभी हमको राइट टू फूड के बारे में अधिकारियों से बात करते समय उनको कहना पड़ा कि भाई हमारे आदिवासी, पहाड़ के हो या निमाड़ के प्लेन्स के हो, मैदानी क्षेत्र के हो या पहाड़ी क्षेत्र, वो कागजी इकोनॉमी पर कभी चले नहीं, उनके पास कभी डॉक्यूमेंट्स होते नहीं। अभी आपको आधार कार्ड चाहिए, यहाँ एक समग्र आईडी बनाई है मध्य प्रदेश ने, यहाँ एक पर्ची चाहिए। तो एक गांव के व्यक्ति को राशन के लिए पर्ची बनाने के लिए अपने सचिव को कहना पड़ता है, सचिव पोर्टल पर डालता है। आज भी पोर्टल बंद है, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन, 7 दिन में चालू होगा। तो पोर्टल से पर्ची का आवेदन, एप्लीकेशन जाता है हैदराबाद का। हैदराबाद का क्या संबंध है भाई, वो तो अलग राज्य है। तो ये जो पूरी लंबी प्रक्रिया हुई है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, दलित आदिवासियों पर अत्याचार होता है, और इसलिए उनको उनका जो बेसिक नीड फुलफिलमेंट का आधार है वो छीना जाता है। और उसके बदले में क्या, पैसा देकर क्या होता है? उनका सही में पुनर्वास मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जाता है। हमने यही केवल इतना 39 साल का संघर्ष किया तो लैंडलेस के भी एक कम्युनिटी को मंजूर करवाया कि कुम्हारों को भी, पॉटर्स को भी जमीन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनकी ईंटें हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खरीदेंगे। कहाँ हुआ है? पूरा नहीं हुआ है। हमने मछुआरों के लिए अधिकार लिया, तो 10 साल संघर्ष करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, पर उसका फेडरेशन बनाकर फेडरेशन को पूरा रिजर्वायर देना है, लेकिन फेडरेशन को रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश नहीं दे रहा है, महाराष्ट्र ने दे दिया, सब प्रकार के सपोर्ट दिया, मध्य प्रदेश ने कुछ नहीं दिया। 1, 2, 4 मोटरसाइकिलें दी सेल के लिए, इससे 31 कोऑपरेटिव्स चल सकती है, 1700 से ज्यादा मछुआरे हैं हमारे। तो एक हमको मंजूर करवाना पड़ा। गरीब लोग घर ही नहीं बांध सकते थे, बड़े बड़े प्लॉट्स दे दिए 5400 स्क्वायर फीट के, ऐसे ही पड़े थे। और फिर जब डूब आने का समय आया, इन्होंने पूरा हुआ है पुनर्वास, ऐसे ही झूठे रिपोर्ट्स दिए हैं। एक रिपोर्ट्स के आंकड़े बताओ तो हास्यास्पद है, लाफेबल। करीबन 37,000 बताया, उसका कम करके 32,000 किया, फिर ये 16,000 बाहर किए, उसका कम करके 18,000 किया। ऐसा सब किया है गड़बड़, जो सब हम एक्सपोज करते करते सब अधिकार लेते रहे, और अभी भी बाकी है। जिनको जमीन के बदले जमीन देनी थी, एलिजिबिलिटी थी, उनको जमीन देने के बदले 5 एकड़ इन्होंने पैसा देना का पॉलिसी लाई कि 5,58,000 5 एकड़ के बदले। हमने कहा नहीं, हम नहीं टच करेंगे, पर फिर भी कुछ लोगों से इन्होंने करवाया, तो वो दूर दूर जाकर उनको जमीन मिली उतने पैसे में, थोड़ी सी, वो भी खराब जमीन मिली, अनकल्टिवेबल मिली, कम मिली। लेकिन उसके बाद ऐसा एक मिडिलमैन का एक गिरोह खड़ा हो गया इस क्षेत्र में, दलाल, अधिकारी और दलाल, और उन्होंने 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां की कि तुम पैसा ले लो, आधा पैसा लेना, पूरी जमीन खरीद कर रजिस्ट्री पेश करना, फिर आधा पैसा लेना, ऐसी पॉलिसी बनी। ऐसा संभव ही नहीं था, 5.5 लाख में 5 एकड़ संभव नहीं था, तो कैसे करते? और उस पर फिर कोर्ट में पहली केस मेरी वही चली, मैं खुद प्लीड की करप्शन। फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट हुई, 7 साल उसका काम चला, और उसमें सब कुछ साबित हुआ। अभी हमारे पास इतना गट्ठा है, पर एक्शन नहीं ली किसी पर।
ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट में बाद में सुनेंगे, अभी तो सरकार को दे दो, सरकार को एक्शन करने दो. High Court should hand over to the government, and government will prepare an action plan and take action. The government was a party to the conflict. हाँ, पर फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में प्लीड किया तो 5.5 लाख के बदले 60 लाख 60 लाख मंजूर हुआ. तो वो अभी 800 परिवारों को मिला है, 200 से ज्यादा परिवार अभी भी बाकी है. अभी एक हमारा राजा राम शाणा कैंसर से ग्रस्त है, लास्ट स्टेज में है. मतलब कभी भी खबर आ सकती है, पर उसको 60 लाख अभी मिलना है, नहीं मिला है. उसकी खेती भी डूब गई, उसको कैंसर के लिए कहीं अहमदाबाद कहीं इंदौर जाना भी संभव नहीं है. ऐसी स्थिति है. एक आपको लगता है कि जो ये जाइगेंटिक डैम्स इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द फ्लड इन इंडिया? यस, दे क्लेम कि दे आर गोइंग टू कंट्रोल फ्लड्स. एग्जैक्टली अपोजिट होता है. हमारे बंगाल में भी डीवीसी और मतलब हर जगह पे. बिल्कुल बिल्कुल. इसका फंक्शनिंग थोड़ा अगर आप समझा देंगे. इसमें ऐसा होता है कि जो नदी रेगुलर बहती है रहती है उसको आप बांधते हैं. कभी डैम से बांधते हैं, कभी एम्बैंकमेंट से बांधते हैं, कभी रिवर फ्रंट से कॉन्क्रीटाइज करते हैं. सभी प्रकार से नदी के ऊपर आप जो एनक्रोचमेंट करते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, उसका असर अलग अलग होता है. अभी मैं वायनाड जाके आई, अब मैं जोशीमठ जाके आई उत्तराखंड. केरल में फ्लड आया था 2018 में, तब देखा है हर जगह क्या दिखते हैं कि बड़े बांधों से तो क्या होता है कि पानी बिल्कुल रोक के रखते हैं. और फिर जो पानी ये कब रोक के रखना क्यों? ये रोक के रखना क्यों? ये तो सेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट है. जो नदियां बहती है वो तो रूरल एरियाज ने बहते रखी है. और पोल्यूशन भी मैक्सिमम अर्बनाइजेशन के कारण आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आता है. कुछ अजैविक इनऑर्गेनिक खेती से भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका आता है जिसके लिए एसटीपी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है. यहाँ की ट्रीटमेंट प्लांट की हकीकत बताऊं, कैसे पैसे लेते हैं लेकिन प्लांट नहीं बनता है. पर ये नदी का पानी सभी शहरों को चाहिए. अभी शहरों में नदियां हैं तो वो गंदी नाले जैसी बन गई है. मुंबई की मीठी नदी कैसी बन गई है देखेंगे तो. जमुना भी कैसी बनी है. इसके अलग अलग कारण है. जमुना तो रूरल से पहाड़ से भी आती है, लेकिन वहाँ इलीगल सैंड माइनिंग, यहाँ भी इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ केस लड़ी. मैंने खुद प्लीड की, हाथ में स्टे ऑर्डर्स है, पर चलता है कि हम पर हम अटैक करते हैं. हमारे पर अटैक किए, हमारे कार पर, जीप पर अटैक किया. इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, बंगाल में रिवर का डाइवर्जन हो गया. इतना बाली खोद खोद के चोरी कर लिया कि नदी का बहने का मतलब पड़ाव बदल गया. बड़े बांधों पे गेट्स तो लगते हैं. तो गेट्स क्यों लगते हैं कि कब गेट्स खोलना, कितना खोलना, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग बोलते हैं. इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. इसमें बड़ी बड़ी फॉरेन के कंसल्टेंसी भी लेते हैं, जो सरदार सरोवर का उदाहरण है. लेकिन रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग जिस सेंसिटिविटी से, जिस सेंसिबिलिटी से होना चाहिए वो नहीं होता है. पिछले साल 16 सितंबर को इन्होंने गेट्स नहीं खोले सरदार सरोवर के, तो यहाँ मरण दिन हो गया. तो तुम्हारा जन्मदिन हमारा मरण दिन, ये लोगों ने नारा लगाया. सब जगह हजारों ने चक्का जाम किया. इस साल हमको उपवास करना पड़ा. क्या हुआ था उस दिन? वो क्या, क्यों गेट नहीं खोला था उन्होंने? उनको पानी भर के रखना था. 16 सितंबर को पूरे 172 गांव डूबे थे. 1200 कैटल खत्म हुए थे. 6 इंसान मर गए थे. हजारों घर ध्वस्त हुए. हमने उनको राहत दिलवाई, रिलीफ, बट कंप्लीट रिहेबिलिटेशन की, कंप्लीट नुकसान भरपाई की अभी तक नहीं दी है. तो ये जो पानी भर के रखा और देर से छोड़ा, सुबह 3-4 बजे थोड़े से गेट खोले. क्यों खोले? वहां काम करने वाले वर्कर्स ने मुझे कहा कि दीदी अधिकारी भी डर गए, ऐसा लग रहा था कि बांध हिल रहा है. बांध में ऐसी ऐसी दरारें आई हैं, और जो पानी के नीचे बांध में दरारें हैं उसका रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं. तो 50% रिपेयरिंग हुआ है, 50% बाकी है. तो डैम सेफ्टी एक्ट भी आया कुछ साल पहले,
उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो इन्होंने जब ऐसा लगा कि डैम हिल रहा है इतना बड़ा 138.68 मीटर्स, तो उन्होंने थोड़े गेट्स खोले। तो जो नीचे के तत्काल के गांव है, नवागाम है, वागड़िया है, केवड़िया है, जो 6 गांव जहां डैम की कॉलोनी पहले बनी, इनके 80 रुपया 200 रुपया एकड़ का देकर जमीन ले ली। हमारे साथ उन लोगों ने लड़कर कुछ पाया, पर अभी तक पूरा पुनर्वास नहीं। और वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, उसका भी पैसा सरदार सरोवर की कीमत में डाल दिया है। बाजू बाजू में पर्यटन का आया, तो अभी पुनर्वास के बदले सब ध्यान पर्यटन पर है। तो ये गांव जो है मूल गांव है, वो 6 गांव जो 1961 में डूब में आए, उस समय जो शिलान्यास किया था वो सरदार सरोवर का नहीं था, वो 162 फीट डैम का था। 162 फीट का वो बढ़ाते बढ़ाते किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने 455 फीट का किया, कर दिया था। गुजरात तो मांग कर रहा था 530 फीट की, किसके लिए? कच्छ में पानी ले जाने के लिए। आज कच्छ का क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। पर तो ये गेट्स जो खोले इन्होंने देर से, पर जितने थोड़े से खोले अर्ली मॉर्निंग, तो कितने लोग डूबे। केवड़िया गांव जहां मैं कायम रहती थी, वहां से 55 फैमिलीज को खींचकर उनको मामलतदार के ऑफिस में, स्कूल में, कहाँ रखना पड़ा। पूरे रात तक आपने अधिकारियों को ये उनके वहाँ पे जो काम उनको शाम से हमने बात की, पर अधिकारियों ने बोले खोल रहे, पर नहीं खोलेंगे। गुजरात के अधिकारियों पर मध्य प्रदेश का कोई कंट्रोल नहीं। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी है, इंटरस्टेट बॉडी है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस साल पूरे साल हमने संघर्ष किया, बारिश के पहले से साल भर हमने बातचीत की, सब लिख के दिए, सब साबित किया कि ये बाकी है। हजारों लोगों को ये देना बाकी है, सैकड़ों लोगों को ये देना बाकी है, इतने गांव को ये देना बाकी है, एक नगर भी नहीं बसाया गया है, सब कुछ पहाड़ से लेकर निमाड़। इस बार उपवास, धरना, फिर 36 घंटे पानी में खड़े रहे हम यहाँ के गांव में जहाँ बाबा आमटे जी रहते थे, कसरावत, 36 घंटे। फिर उन्होंने पूरा प्रॉमिसेस दिए, आश्वासन दिए फोन पर आकर, फिर हमने जल सत्याग्रह खत्म किया। 2 दिन उसके बाद पूरी खुजली आई थी हमारी, पूरी मछली पाँव को काटती थी पानी में। तो ये पानी भी पूरा प्रदूषित है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये टेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास। तो इसलिए नदियों को अविरल बहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो, ये मांग है हमारी सभी नदियों के बाद। यहाँ इंडस्ट्रियल इस्टेट से जो आता है, जो इंदौर के रास्ते पर पीथमपुर बड़ी इस्टेट है, वहाँ से जो एफ्लुएंट्स आते हैं, वो किसी ढाबे वाले ने अपने माँ की ज़मीन पर एक डंपर डालकर 40,000 रुपये लिए, और वो पूरा एफ्लुएंट्स नीचे गया एक ट्रिब्यूटरी में, अजनार नदी में, जिसका भी रिपोर्ट है मेरे पास उस साल का। क्योंकि 40 आदिवासी गांवों का हैंडपंप का पानी भी ब्राउन कलर का आने लगा, तो महिलाओं को घूम घूम के पानी ढूंढता पड़ता। वहां बड़ी रैली हुई, अच्छे अधिकारी आए, उन्होंने फिर खोदना बीदना चालू किया, वो निकालना सब, लेकिन उनका तत्काल 3 दिन में हमारी रैली के बाद ट्रांसफर हो गई। अच्छे अधिकारी आते हैं, इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। फिर अजनार नदी से कारम नदी में आता है पानी, पारम से नर्मदा में आता है। अभी कुछ कम हुआ है, पर 0 डिस्चार्ज, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आदेश देता है वो होता नहीं है। लॉ चेंजेस के बारे में आप बोल रही थी कि कॉन्टिन्यूअसली लॉज चेंज किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, इसके बारे में अगर कुछ बताएं। Laws are to be drafted and passed on the basis of Indian Constitution. Constitution में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत बड़ी बात है। जैसे आर्टिकल 39C, हैंडफुल लोगों के हाथ में देश की संपत्ति केंद्रित, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा ही है। कुछ मुट्ठी भर अब्जाधीश है, बिलियनर्स है, उनके हाथ में देश की संपत्ति है। जो बड़ा बिल्डर है मुंबई में, जिनको 40 पैसे एकड़ से जमीन मिली, 40 पैसे पर एकड़,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने? महाराष्ट्र, मुंबई में। और ये उस पर मुंबई में इसलिए दिया कि लोअर एंड मिडिल ग्रुप के, इनकम ग्रुप के ये घर बनाने हैं, और उन्होंने तो बनाए करोड़ों के घर। तो केस लग गई मेरी और हम जीत गए। तो उनको 3,000 से ज़्यादा घर बनाने का आदेश दिया। इन्होंने घर जो बनाए उसमें 2-2 छोटे घर एकत्रित करके फिर 2-2, 3-3 करोड़ में बेचे। और उन्होंने एक कमेटी को झूठ रिपोर्ट करवाया हाई कोर्ट से। तो ये चल रहा है उनका। तो कोर्ट ने केस खत्म कर दी कि हो गया, कोर्ट ने बोला हो गया। तो इसीलिए उनको बेनिफिटिंग कॉर्पोरेट्स एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन है। अमेरिका की कंपनीज आकर अभी क्या करके गई, आचार संहिता चालू थी पार्लियामेंट इलेक्शन की, तब 47 कंपनीज के लोग आकर एग्रीमेंट्स करके गए। दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट। फल आएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, अमेरिका से अमेरिका से, एंड दे विल अर्न एटलीस्ट 3,000 crores। हमको क्यों जरूरत है उनसे फल और उनसे दूध लेने की? हमको क्या जरूरत है? हमारे देश में है, हमारे देश में इतना डेयरी फार्म है, हमारे देश में फल क्यों बाहर से आना जरूरी है? आपको क्या लगता है? नहीं है, जरूरी है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर के इकोनॉमी बदलना। मनरेगा स्कीम आई, फिर भी लोगों को माइग्रेशन क्यों करना? पैंडेमिक में जब वो वापस आने लगे तब लोगों को समझा। कितने लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में जाते हैं, कितने लोग गुजरात में सुरेंद्रनगर में जाते हैं, कितने लोग अहमदाबाद बड़ौदा में जाते हैं, कितने दिल्ली में जाते हैं। मुझे उपवास पे बैठना पड़ा, 4 दिन उपवास पर बैठे। जो हाँ महाराष्ट्र से लोग आकर मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस कर, हमने एक को भी चलने नहीं दिया, क्योंकि 50 टीम्स को, जिसमें 40 महिलाएं बच्चे सब थे, और उनको सबने अटका के रखा था। गुजरात के एक किसान ने मुझे फोन पर कहा, जब मैंने कहा भाई आप इनको वापस आना है, आप खाना पूरा नहीं खिला रहे हैं, तो ये कैसे करेंगे? इनके मजूरी जो मिली थी वो खत्म हो गई है। तो बोले मैं इनको बोला हूं तुम चले जाओ। कहा वो कैसे चल के आएंगे, आप व्हीकल उपलब्ध करो। तो उस किसान ने कहा आप कौन है मैडम, मैं आपको बताता हूं कि मैं ये कुएं में जहर डाल दूंगा, कल ये सभी लोग यहीं मर जाएंगे। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, तुम करके देखो, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम जेल में जाओगे। तो फिर मैंने एक एक पार्टी के किसान संगठन को गुजरात के फोन किया, एक एक वहां के तहसीलदार को फोन किया। सब करने के बाद फिर उनको एक पैकेट देकर गाड़ियां दी। पर गाड़ी वाले भी जितने हम पे लाए 50 टीम्स, वो सब जामनगर से लाई, सुरेंद्रनगर से लाई, खेड़ा से लाई, आनंद से लाई, अहमदाबाद से लाई। ये सभी गाड़ी वाले 1 किलोमीटर पहले रोकते थे, जहां हमने अधिकारियों को बैठकर उनको पहुंचाने का काम बोला था। गाड़ी वाले पहले बैठे थे, सब पैसा निकाल के लेते थे खिसा। तो खाली हाथ लोग अपने बूढ़े माता पिता के पास, बच्चों के पास जो छोड़ के चले गए थे वहां आ गए। आज भी हर साल मुझे टीम्स को वापस लाना पड़ता है। ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। इतनी मेहनत करते हैं तो उसका भी सही दाम नहीं मिलता है। स्वामीनाथन आयोग के आधार पर हमने हमारे परिचय में बताया है कि 1:1.5 ये इक्वेशन से अगर लेना है तो कपास को 15,000 रुपए क्विंटल का मिलना चाहिए, गेहूं को भी कम से कम 3,000 रुपए क्विंटल का मिलना चाहिए। कहाँ है? सरकार ने फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के तो एमएसपी घोषित ही नहीं किए, केवल केरला में किए। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने किए, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने किए, पर वहां भी प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं होता है सरकार से। लेकिन हमारी जो मांग है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी की। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों बोले, मैं तो ऑप्टिमम सपोर्ट प्राइस मानती हूँ, पर वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। इसलिए केला भी सस्ते में खरीदा जाता है, नारियल भी सस्ते में बिका जाता है। तो एमएसपी का लिए कानून बनाना है। हमारा प्राइवेट बिल पेंडिंग रहा, अभी लोकसभा थी तब तक, पूरी कर्ज माफी और एमएसपी नहीं हो रहा है।
हर सरकार कुछ ना कुछ कर्ज माफी करती है, पर कंप्लीट कर्ज माफी एक बार होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक प्राइवेट बिल बनाया और दूसरा प्राइवेट बिल एमएसपी पर बनाया। ये दोनों बिल्स राज्यसभा और लोकसभा में पेंडिंग रहे। अब पार्लियामेंट खत्म हो गई तो अभी नए पार्लियामेंट में नए सिरे से बिल पेश करना पड़ेगा। प्राइवेट बिल पर चर्चा नहीं हुई। एक स्पेशल सेशन ऑन फार्मर्स, एंड फार्मर्स में हम लोग फार्म लेबरर्स, विमेन फार्मर्स, कैटल ग्रेजर्स, फिश वर्कर्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये सबको हम लेते हैं। फार्मर की डेफिनेशन में उस बिल में हमने ये डाला था। ये संयुक्त किसान मोर्चा के पहले की बात है। आपको लगता है जैसे आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए आर्मी स्कूल उनके बच्चों के लिए, या फिर उनके लिए जो पेंशन जो सिस्टम होता है, कि देश के सारे किसानों के लिए जो मिनिमम 5 साल या 10 साल तक खेती किए हैं देश के लिए ही तो करते हैं ना, तो उनके लिए भी ये, हाँ उनके लिए ये होना चाहिए एक पेंशन का स्कीम, उनका जिंदगी भर का चाहिए भाई। स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए उनके बच्चों का, होना ही चाहिए। अभी कुछ पेंशन घोषित करने का चुनाव आता है तब कुछ ना कुछ घोषित करते हैं, पर हमारी तो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग अभी 10,000 पेंशन की। मैं कहती हूँ 5,000 भी पेंशन कहाँ मिलती है। हाँ जो 60 साल के ऊपर के फार्मर्स है, जिन्होंने साल अपनी जिंदगी भर अन्नदाता देने का काम किया, कम मांग रहे हैं। नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलती है। हाँ। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव कर रहे हैं, वही गलत है। सबसे ज्यादा सेवा देने वाले अनप्रोटेक्टेड है, अनऑर्गेनाइज्ड उनको बोला जाता है, वो गलत है। दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड देन बैंक एम्प्लॉइज, देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या चेंजेस आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में इंडिया की लास्ट 20 इयर्स या लास्ट 25 इयर्स में? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फ्रेमवर्क को मानते ही नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि इक्विटी एंड जस्टिस आर नो मोर द बेसिस, लीगल ही नहीं ह्यूमन बेसिस है, जिससे ही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अभी लॉ मेकिंग में या गवर्नेंस में बेसिस नहीं रहे। इसके लिए जो भी डिसीजंस होते हैं, जो बजट पास होता है, वो सब किसानों को बहुत ही थोड़ा देते हैं, उसका प्रेजेंटेशन बहुत भ्रमित करता है। शिक्षा के लिए कम से कम 6% चाहिए, ये कोठारी कमीशन का 1966 का रिपोर्ट। अभी कितना कहाँ है? मिलता है? 3% से कम। हेल्थ सेक्टर में क्या होता है? मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी आई, उसमें लिबरल टुवर्ड्स whom? Not towards the needy, oppressed, depressed, exploited. Liberal for the financial investors, capitalists. और इसमें ग्लोबल कैपिटलिस्ट भी है। दूसरी बात ये हो रही है कि जस्टिस जो है उसकी संकल्पना एक तो सोशल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल है। ये तीनों स्तर पर ये जो हम मानते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनको सबको कहीं ना कहीं व्हाइट एंट लग गई है। इसके लिए कब ये छत गिरेगा ये पता नहीं डेमोक्रेसी का। और ये किस पे दिखता है? अब देखते हैं कि जिस प्रकार से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये नाम दिया है। ये गांधी जी के विजन के आधार पर, गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे, पर जो डिसेंट्रलाइजेशन था, विलेज रिपब्लिक का एक कॉन्सेप्ट था, वो उसमें ग्राम स्वराज उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। ग्राम स्वराज मतलब पूरा सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, पर सेल्फ रिलायंट तो हो सकते हैं। क्योंकि गांव में ही तो है पेड़, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? यही तो है ग्रीन वेंटिलेटर्स। इससे जो ऑक्सीजन आता है वही कॉन्सेंट्रेटर में भरते हैं, वही ऑक्सीजन प्लांट में आता है। ऑक्सीजन कोई क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों को ये पता नहीं है। अभी यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ काटते हैं केवल रोड थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए, किसी को लगता नहीं है। और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, 300 साल पुरानी पेड़ काट दी। तो ये सब जो हो रहा है वो इसीलिए क्योंकि एक तो प्रकृति के बारे में कोई सोच नहीं। तो प्रकृति यानी नेचुरल रिसोर्सेस, इस पर जीने वाले जो समुदाय हैं
जो जो कम्युनिटीज है उन सभी पर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहे हैं। उनके हाथ से नदी छीनी जाती है तो मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, खेत मजदूर बन जाते हैं। आदिवासियों का जंगल छीना जाता है तो उनका जड़ी बूटी से ही नहीं, छोटे छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो इनकम आता था वो खत्म हो जाता है। तो उनकी खेती ही नहीं थी, उनका जंगल भी था, जल भी था, मछली भी थी, वो सभी पहाड़ के मिलेट्स वगैरह के साथ जीते थे। आज वैसे आदिवासियों को जीने ही नहीं देते क्योंकि इनको टूरिज्म के लिए हिल्स चाहिए। वायनाड में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ इसका ही तो असर आया। मैं अभी देख के आई, हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो। पूरी सॉइल लूज हो रही है, पूरे लैंडस्लाइड्स हो रही है, पूरी नदियों पे रिवर फ्रंट्स बनते हैं साबरमती जैसे। तो अभी पूरे हाईकोर्ट ने इतने अच्छे जजमेंट्स दिए हैं साबरमती रिवर फ्रंट्स पे, तब भी 107 रिवर फ्रंट्स बना रहे। डेवलपमेंट इज इक्वल टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यही एक इक्वेशन प्रमोट किया जा रहा है और इसमें मिडिल क्लास के भी कुछ लोग भ्रमित होते हैं, नए नए युवा भी भ्रमित होते हैं। तो इसलिए जो ग्राम सभा, हमारा नारा है लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, यही होना चाहिए। सबसे बेसिक यूनिट जो है वहां पहला प्लानिंग होना चाहिए, फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, उससे ज्यादा यूनिट होगा। आप मिनी वाटरशेड से काम शुरू करेंगे, फिर माइक्रो वाटरशेड, फिर मैक्रो वाटरशेड पर आएंगे। यही साइंटिफिक है, यही इकोलॉजिकली करेक्ट सॉल्यूशन है वाटर मैनेजमेंट का। पर डिसीजन कौन लेता है? जो अर्बन एलिट्स हैं, जो पावर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ग्राम सभा को पूछते नहीं है। आपने जिंदगी में बहुत बार अनशन किया है। मैंने अकेले ने नहीं किया, सबने मिलके किया है। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अनशन को एक मोड, जैसे गांधी जी ने भी ये इनको एक सत्याग्रह का एक रूप बनाया था। ये काम कर रहा है अभी, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं कि उसका कुछ भी असर नहीं होता है। और अनशन खुद को भी चैलेंज करता है और समाज को भी एक मैसेज देता है और सरकार को भी अपील भी जाता है और चैलेंज भी होता है। गांधी जी का यही कहना था कि सत्याग्रह में खुद की जान झोंक देनी होती है। तो इससे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम इस बार धरना, उपवास, जल सत्याग्रह नहीं करते तो इस बार भी फिर पानी 172 गांव में चढ़ जाता। आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, ट्रेड यूनियन लीडर भी थे, वसंत खानोलकर, और आपकी माँ गवर्नमेंट सर्विस करती थी, वो भी सोशल एक्टिविस्ट थी। तो बचपन से ही ये सब सीख, जिंदगी में ये करना है, ये सब क्या बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही हुआ। हमारे घर में और कुछ चर्चा चलती नहीं थी ऑर्नामेंट्स की या कपड़ों की या कहीं जाना है अभी टूरिज्म के लिए वगैरह, ऐसा कभी होता ही नहीं था। हमारे माता पिता भी राष्ट्र सेवा दल में थे, जो सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे, और मैं भी कम से कम 6ठी 7वीं में 6-7 स्टैंडर्ड से हर संडे को बच्चों के लिए कथामाला चलाती थी, फिर स्लम्स में जाते थे वगैरह। तो उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है और घर में सब चर्चाएं वगैरह ऐसे ही मुद्दों पर होती थी, तो सवाल ही नहीं था और कुछ करने का। और पिताजी इतने हर चीज़ पर, एक बार मैं स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री के लिए दे रहे थे, सामने ही इस्त्री वाला रहता था हमारे घर के, तो बहुत देर हुई थी तो मैं जोर जोर से दौड़ने लगी, तो मेरे पिताजी ने इतना डांट दिया, तुम इस्त्री करके रूरल एरिया में जाकर काम करोगी। तब से मैंने इस्त्री करना छोड़ दिया कपड़े को। ये एक एक चीज़ उन्होंने हमको सिखाई है। जाति कभी भी हमारे घर में नहीं थी। कौन खाना बनाने में मदद कर रही है, कौन बर्तन मारने में मदद कर रही है। एक बार सामने कोई वो बर्तन बेचते थे ना, पुराने कपड़े लेकर, हाँ, आते थे, हमारे वहाँ पे भी आते थे, बोहारीन उसको बोलते थे। तो वो आई थी तो मैंने कुछ कहा, कुछ ऐसा कुछ मैंने बोला सिंगुलर में। मेरी माँ इतनी गुस्सा हो गई, बोले तुम्हारी मौसी है, तुम कैसे बोल रही हो उसको। तो ऐसे एक एक मुद्दे से उन्होंने बहुत सीख दी है। अभी मेरे माँ पर मैंने लिखा है दिवाली इशू पर
26 तारीख को उस मैगजीन का प्रकाशन है। तो जितना वो रिटायर हुई और दूसरे दिन से वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन चालू की। उसके बाद आप पढ़ाई कर रही थी पीएचडी, तो वो करते करते आप छोड़ के आंदोलन में चली गई। हाँ, पीएचडी से शुरू नहीं ना, पहले मैंने बीएससी कर दी। हाँ, बीएससी के बाद मुझे डॉक्टर ही बनना था। मुझे लगता था कि डॉक्टर्स गांव को बदल सकते हैं लेकिन अभी नहीं लगता? नहीं, फिर मेडिकल में मुझे एडमिशन ही नहीं मिली, क्योंकि मैं बहुत सारे डिबेट्स, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, इसमें सब में पोएट्री, इसमें सब में थे। तो फिर मेरा फर्स्ट क्लास चला गया उस समय का। तो फिर मैंने तय किया कि सोशल वर्क में जाएंगे। टीआईएसएस में चले गए तब आप? और वहाँ भी क्या, मैं तो मराठी मीडियम में पहले सीखी थी। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ गए, और फील्ड वर्क का अनुभव था, क्योंकि हर छुट्टी में ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे। तो हल चलाना, किसानों के साथ काम करना, कुआं खोदना, ये सब अनुभव थे। और बौद्धिक भी होता था कि श्रम प्रतिष्ठा क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सब हमको वो राष्ट्र सेवा दल के शिविरों में, बाद में हम शिविर आयोजित करते रहे, तो उसका भी एक अच्छा अनुभव आया। और उसके बाद फिर बीएससी के बाद एमए हुआ सोशल वर्क में, और फिर मैंने पीएचडी शुरू कर दी। लेकिन एमफिल के स्तर तक आने के बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या है, केवल पढ़ने में टाइम गंवाना, क्योंकि स्लम्स में तो काम मैं साथ साथ करती ही थी। तो फिर मैंने पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन दे दी मुझे थी। डॉक्टर एमएस गोरे थे, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो वो बहुत नाराज हो गए कि क्यों ऐसा करते है, तुम्हारे को पहली बार मैंने ऐसा किया कि एमफिल डिग्री न लेते हुए तुम डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री ले लो। कहा नहीं, पर सर मुझे यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में और ये काम करना केवल नहीं होगा। तो फिर मैंने काम ही चालू किया। तो बम्बई के बस्तियों से काम चालू किया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ लोग जो आ रहे हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो वी हैव टू गो टू द ओरिजिन, वहाँ जाना चाहिए। फिर मैंने रूरल एरिया में काम शुरू किया, और फिर गुजरात से ही शुरू किया। पूरा गुजरात की जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ से लोग चल के आते थे अहमदाबाद। 15-20 दिन भी काम नहीं मिलता था, पेड़ के नीचे रहते थे। मेरे को एक 40 साल पुराना पालडी का घर किसी ने दिया था मुफ्त में रहने के लिए। बहुत सुंदर था घर, तो एकदम ऐसा भंगार था, लेकिन बंदर आते थे, मोर आते थे, ऐसा था। तो बनासकाठा, साबरकाठा, पंचमहाल से डांग तक मेरा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किया मैंने, प्रोफेसर्स के साथ जुड़कर कुछ हुआ, और ये काम भी किया। उससे वहीं मुझे ये नदियों की बात समझ में आई, क्योंकि जो नदियों पर बांध बना था भिलोड़ा तहसील में, साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में, उसका पानी पूरा नीचे आता था बड़ौदा, अहमदाबाद, खेड़ा के बाद। लेकिन वहाँ के लोग पूरे ऐसे ही पड़े थे जिनका रिहेबिलिटेशन भी नहीं हुआ। आपको नदियों का बेटी बोला जाता है? नहीं, हम सभी तो नदियों के पुत्री पुत्री है। पर आपका रिश्ता काफी गहरा है। हाँ, होना ही चाहिए। नदियाँ हमारी आर्टरीज है भाई। अगर आर्टरीज बांध के रखेंगे और खून नहीं होगा तो कैसे जिएंगे? नदियों के बिना तो पर्कोलेशन नहीं होगा। नदियाँ अगर समुद्र में नहीं जाती है तो आज नर्मदा में समुद्र 60 किलोमीटर अंदर आया है, पूरा सैलिनाइज हो गया है नीचे का पानी गुजरात का। वहाँ के तीर्थ भंगार हो गए। कितने परिक्रमावासी चलते हैं, आप रास्ते पर खड़े रहो, बूढ़े बूढ़े 80-80 साल के लोग आपको दिखेंगे, सब सामान लेकर चलते हुए। क्यों? क्योंकि वो इतनी भक्ति है। तो पूजन करते हैं नदियों का, चिंतन करते नहीं है, मनन करते नहीं है। ये दुखद, सिर्फ पूजन करते हैं। यही गांधी जी का भी हाल है देश में। हमने पॉप में, हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब का, इस पे हमने पानी के ऊपर भी एक एपिसोड किया था। आनंद मल्लिकवर बोल के एक बंदा है जो लेक मैन बोलते हैं उसको, बहुत सारे लेक बनाते हैं। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि पानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो बेसिकली फ्री कमोडिटी फॉर बिजनेस। हाँ, तो ये जो सरदार सरोवर डैम बना, जो पानी वो रोक के रखते हैं फिर छोड़ते भी हैं, उसका भी तो एक कॉज इफेक्ट और उसका एक कैपिटलाइजेशन ऑफ मनी भी है उसका एक पार्ट। तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं आप। सरदार सरोवर के पानी पर जो विवाद था 3 राज्यों में, उसमें एक ट्रिब्यूनल बैठा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का,
उसके तहत कृष्णा का भी ट्रिब्यूनल हुआ, गोदावरी का हुआ, कावेरी का हुआ, वैसे नर्मदा का भी। तो उसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ने 10 साल तक ट्रिब्यूनल में विरोध किया ऊंचे बांध बनाने का। उनको अपने एरिया में डैम्स बनाने थे, लेकिन 10 साल के बाद ट्राइब्यूनल का जजमेंट आया जिसने गुजरात को ही मैक्सिमम पानी दिया और कुछ थोड़ा सा राजस्थान को दिया, लेकिन महाराष्ट्र को नहीं के बराबर पानी दिया। महाराष्ट्र के हद का जो पानी है उसमें से कितना पानी वो यूज कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम सरदार सरोवर 1 ड्रॉप। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डूब क्षेत्र है, 192 गांव 244 में से मध्य प्रदेश में है, और कुछ पहाड़ी गांव हैं और बाकी बड़े बड़े निमाड़ी गांव हैं जो डूब कैसे गए हैं आप देखेंगे तो आपको पता चले। पर मध्य प्रदेश को भी एक बूंद पर भी सरदार सरोवर के अधिकार नहीं है। केवल बिजली जो बनेगी उस पर मध्य प्रदेश को 56%, महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को बचा हुआ 17%। ऐसा किया। आज क्या हुआ है? और पानी कहाँ गुजरात दे देगा? गुजरात के अंदर का उनको खुद को तय करना था। तो कच्छ और सौराष्ट्र की बात बार बार होती थी कि उनके लिए डैम ऊंचा बनाना है, पानी वहां तक ले जाना है, दूसरे छोर तक गुजरात के। लेकिन कच्छ को पानी जो लेके गए वहाँ 1.6% पट्टी में जो इरिगेशन मिलना था वो भी नहीं मिला। इन्होंने जो मेन कैनाल से जो कच्छ ब्रांच, सौराष्ट्र ब्रांच और उत्तर गुजरात ब्रांच, ऐसे जो ब्रांचेस है उसके आगे जो माइक्रो कैनाल नेटवर्क बनाते हैं उसके बिना खेतों में पानी नहीं जा सकता है, वो बनाया ही नहीं कच्छ में। तो कच्छ के केवल एक रापार तालुका में थोड़े लोगों को इरिगेशन मिल रहा है, सिंचाई, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो पानी दिया है सौराष्ट्र में, वहां भी सौराष्ट्र के बहुत छोटे कैनाल्स टूट फूट रहे हैं, इसलिए लोगों को बड़े कैनाल तक जाकर वहां पंप लगाकर पानी हजारों रुपए खर्च करके लेना पड़ता है। तो ये सब पानी का जो उपयोग जिस क्षेत्र के लिए होना चाहिए था इरिगेशन के लिए, वो नहीं किया है। और इरिगेशन पर खर्चा तो बढ़ाते हुए दिखाई दिया। तो फिर इन्होंने कॉस्ट बेनिफिट किस आधार पर किया था? 4200 करोड़ 4200 करोड़, ये पहले कॉस्ट पकड़कर टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। और उस किताब में उन्होंने लिखा था कि हमको डेटा भी नहीं मिला है नर्मदा का, तो हम तापी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा और लेकर हम कर रहे हैं, और हमको तत्काल करने की मांग की है क्योंकि इनको वर्ल्ड बैंक के सामने प्रपोजल फंडिंग का रखना था। और उन्होंने पुनर्वास पर तो एक पैराग्राफ लिखा था, एक पैराग्राफ। इतना संघर्ष हमको क्यों करना पड़ता? उसमें 11 करोड़ रुपए पुनर्वास के बताए थे। आज भी मध्य प्रदेश 7000 करोड़ रुपया मांग रहा है। जो सरकारी जमीन डूबी, जो जंगल डूबा, उसकी कीमत भी उनको नहीं मिली है। महाराष्ट्र भी में मांग, सरकार को नहीं मिली, सरकार को सरकार से नहीं मिली, सरकार को। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में विवाद चल रहा है, आर्बिट्रेशन चल रहा है। आज पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश मांग रहा है, नहीं दे रहे गुजरात, जबकि गुजरात ने पूरा खर्चा करना है। ये ट्राइब्यूनल में लिखा है, ट्राइब्यूनल अवार्ड इज अ लॉ। पुनर्वास का बेसिस भी कॉस्ट बेनिफिट के शेयरिंग का बेसिस भी। महाराष्ट्र भी पैसा मांग रहा है, पुनर्वास के लिए भी मांग रहा है। जंगल डुबाया महाराष्ट्र का 6488 हेक्टर, वो मांग रहा है। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों बिजली जितनी मिलनी थी नहीं मिली, तो उसके बदले में 900 करोड़ मध्य प्रदेश मांग रहा है, 450 करोड़ महाराष्ट्र मांग रहा है। तो ये विवाद चल रहे हैं सब। और आज पुनर्वास में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं, और डैम की कीमत बता रहे हैं 90,000 करोड़, 90,000 करोड़। तो कौन करेगा अभी पोस्ट फैक्टो रिव्यू? बड़े बड़े डैम्स का कुछ सालों के बाद लोग भूल जाते हैं, जो हुआ वो हुआ, विस्थापित भी मानते हैं कि अब चलो जो मिला वो मिला, लेके पैसे निकल जाओ। और पर्यावरण पर असर होता है। नदी में समुंदर अंदर आया है, नदी पूरी प्रदूषित हुई है, सूखा आता है गर्मी में, बाढ़ आती है, ये सब हो रहा है। नदी का पानी जब छोड़ा पिछले साल 18 लाख क्यूसेक्स,
तो भरूच और अंकलेश्वर शहर के हजारों हजारों घर डूबे, दुकान डूबे, तीर्थ और मंदिर खत्म हो गए, खेत खत्म हो गए। ये सब कौन देखता है? 450 कंपनियों को पानी दिया है, हमारे पास आरटीआई की सूची है, और कंपनियों को 25 रुपए में 1000 लीटर इस रेट पर देते हैं, और हम लोग 20 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदते हैं। और वहाँ ग्राम पंचायतों को जो पानी दिया है कच्छ जैसे एरिया में भी, उसके भी कॉस्ट लेते हैं। तो ग्राम पंचायत तो बहुत सारी लेती ही नहीं पानी। तो अभी भूज जैसे जगह पे भी वो ट्रेडिशनल सोर्सेस रिवाइव करने में लगे हुए हैं, उस पर काम चालू है सभी कार्यकर्ताओं का भी। गुजरात के लोगों को जहाँ जहाँ असर है वहाँ जानते हैं, मानते हैं, हमको भी चाहते हैं कि हम जाएं, और ये हम तीनों जुड़े हुए हैं। अभी 31 अगस्त को हमारा 39 इयर्स कंप्लीशन का जो बड़ा कार्यक्रम, गुजरात के भी प्रतिनिधि आए थे। आप जब वहाँ पे काम कर रहे थे तब एमिनेंट एक्टर आमिर खान आपके हाँ सपोर्ट में आए उपवास में थे। मिलने आए थे हाँ दिल्ली में, जब हमारा उपवास हुआ था 2006 में, हाँ। तो वहाँ आमिर खान आ गए थे। अरुंधति रॉय भी आपके सपोर्ट में आई थी उस टाइम। हाँ, उसने पुस्तक लिखा ना। हाँ वो एक बार आई घाटी में, लेकिन वो रैली लेकर आई 400 लोगों की, और वो सब जगह जाते जाते सब उसने भी देखा। और एक बार आई थी मेरे ख्याल से, रात को रुकी भी थी एक पहाड़ी पट्टी में, और उसने अभ्यास बहुत किया और सुंदर पुस्तक लिखा। आप तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बार पार्टिसिपेट। बहुत सोशल एक्टिविस्ट ने किया था ना उस हाँ। समय, कि भाई चलो अपन योगेंद्र उस दिशा यादव। से हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन नॉट ब्रिंग इन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का, और खास करके थोड़ा यंग एज, जब रास्ते पर उतर आते हैं लोगों के बीच में, लोगों को मिलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा, योर 78 कोटिंग लोग, भारत जोड़ो भारत यात्रा। जोड़ो यात्रा, हाँ वो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो हमने ही नारा दिया था मुंबई में 9 अगस्त को। फिर हमने नफरत छोड़ो संविधान बचाओ ये नारा बदल दिया, और हमने भी 250 जिलों में 250, कलकत्ता में भी एक यात्रा निकाली जिसमें 500-100 लोग पूरे दिन चल रहे थे। तो ये जो यात्रा हुई, ये जो पूरा, जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, फिर उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि आप पूरा भारत भ्रमण करके आओ फिर करो। उसका बहुत फायदा हुआ। क्या है इंडिया, क्या है भारत, उनको समझ में आया। हम पॉप को लेके इसी यात्रा में निकले हैं, इसलिए कभी लद्दाख, इसलिए कभी नॉर्थ ईस्ट, आसाम जाना जरूर। हाँ अभी तो मध्य प्रदेश। अभी मैं इसी तरीके से अपने देश को जाना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट। आप एक युवा गांधी बन गए। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, रेवा तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, रेवा तू बहती रहना। एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है। सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोर। नदी तू बहती रहना, रेवा तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, रेवा तू बहती रहना।